सवाल। नॉर्थ ईस्ट बहुत तरीकों से आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मणिपुर में सिचुएशन जो अब प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, क्या ये पहले लगना चाहिए था? क्या वहां की वायलेंस में पहले कंट्रोल किया जा सकता था? ये सवाल जरूर उठते रहते हैं, इन पर आपकी राय। देखिए नाविका जी, दूर से देखकर सवाल उठाना और सलाह देना दोनों बड़ा सरल होता है। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, एक प्रकार से वंशीय हिंसा थी, जातीय हिंसा थी, कोई राइट्स नहीं थे। दो समुदायों के बीच में अपने इंटरेस्ट को लेकर एक क्लैश हुआ और ये मणिपुर में पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। जब भी हुआ 3 साल 4 साल चला है और हजारों लोग मारे गए हैं। अब मणिपुर में कमोबेश 7 माह से शांति है, सारे बाजार खुल गए हैं, दुकानें चालू हो गई हैं, जो महंगाई थी वो भी अब जमीन को देश के बाकी हिस्सों की तरह हो गई है, रेलवे भी मणिपुर पहुंच गई है और दोनों समुदायों के बीच में भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक बैठक कर चुका है और बैठकें भी नजदीक के समय में ही चिन्हित की गई है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी, इसमें बहुत चिंता करने की अब देश को जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर को हटाना, प्रेसिडेंट्स रूल लगाना शायद थोड़ा पहले होना चाहिए था? देखिए, इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है, मगर मैं मानता हूं प्रेसिडेंट रूल लगाकर भी जब तक प्रेसिडेंट रूल को दोनों कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, प्रेसिडेंट रूल भी सफल नहीं होता है। इस स्टेज आते ही हमने एक क्षण की देरी नहीं की है, प्रेसिडेंट रूल लगाया है और अब दोनों समुदायों के बीच में बातचीत भी आगे बढ़ रही है। अमित शाह जी, अंत में यही सवाल पूछूंगी कि आपके अपने लिए अनफिनिश्ड एजेंडा अब क्या बाकी है जो आपकी प्राथमिकता रहेगी? नहीं, मेरा कोई एजेंडा है ही नहीं। पार्टी का जो एजेंडा है, मेरी आइडियोलॉजी का एजेंडा है, वो ही मेरा एजेंडा है। मेरे जीवन में पार्टी के अलावा कुछ नहीं है नाविका जी। हाँ, तो व्यक्तिगत एजेंडा मेरा कोई कभी नहीं होता है। नहीं तो एक गृह मंत्री होते हुए, एक सहकारिता मंत्री होते हुए हर इंसान देखिए, तो मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों के लिए एक एजेंडा तय किया है, 2047 तक पूर्ण विकसित भारत की रचना करना और ऐसा भारत बनाना जो पूरे संसार में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम हो और पूरे संसार को अपनी संस्कृति, इतिहास और ज्ञान से प्रभावित करे। वो एजेंडा सबका एजेंडा है, मेरा आपका भी होना चाहिए। बिल्कुल, हमारा यही एजेंडा है, तो वही मेरा भारत अहेड। पूरे भारत का एक एजेंडा मोदी जी ने आजादी के 75 साल में बनाया है, 2047 में महान भारत की रचना करने का। हम सब ने वही एजेंडा के तहत काम करना चाहिए। हमारे का आइडिया सही नहीं है, रिजर्वेशन। मुझे कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी ही लगती है, वरना ऐसे ऐसे अध्यक्ष मेरिट नहीं देखते। तो आप समझते हैं मेरिट, क्योंकि मैं नहीं समझता, राहुल जी समझते हैं। लेकिन 4% मुस्लिम रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स है, इस पर आपने और आपकी पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया है। संविधान में अगर ये अलाउड नहीं है तो आप अब तक कोर्ट क्यों नहीं गए? देखिए, कोर्ट में जाने के अलावे भी कई रास्ते हैं और जब पॉलिटिकल पार्टियां कोर्ट जाती है, इससे ज्यादा अच्छी बात है कि जिनका अधिकार मारा जाता है वो कोर्ट में जाए। इससे SC, ST, OBC, जब मुस्लिम आरक्षण आप शिक्षा में लेकर आते हो, नौकरियों में लेकर आते हो, तो ST, SC, OBC सबका अधिकार मरता है। और जब 4% आरक्षण कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आता हूं तो पूरे राज्य का अधिकार का हानि होता है, क्योंकि फिर बड़े रेट से भी जो टेंडर डालेगा उसको ठेका देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो भरने वाला मुसलमान है। मैं तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है कि कॉन्ट्रैक्टरों में 4% मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी और कीमत के आधार पर देना चाहिए या धर्म के आधार पर देना चाहिए, ये देश की जनता को तय करना है। और हमारा संविधान किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण को सहमति नहीं देता है। ये जब भी
देश की अदालतों में आएगा, अपने आप स्ट्रक डाउन हो जाएगा। उनको भी मालूम है स्ट्रक डाउन हो जाएगा, मगर एक लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए किया है। लॉलीपॉप का जमाना है, तो मैं ये पूछूंगी कि एक पिटीशन डाली गई है और पिटीशन में राहुल गांधी की सिटीजनशिप चैलेंज हुई है। अब सिटीजनशिप का लेखा जोखा तो होम मिनिस्ट्री में ही होगा। मगर पिटीशन यहाँ नहीं है ना, कोर्ट में है। नहीं तो वहां बता देंगे ना, आप क्यों चिंता करती हो? नहीं तो आपने तहकीकात तो की होगी। देखिए, मैं इस तरह से नहीं बता सकता किसी भी नागरिक की सिटीजनशिप के साथ। इसलिए एक बड़ा गंभीर मामला होता है, सबके स्वमान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि वो विपक्ष में है, मैं इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करता। कोर्ट जब हमें नोटिस निकालेगा, उचित स्तर पर इसका एफिडेविट दायर कर दिया। बुलडोजर जस्टिस पर आपका क्या विचार है? मेरे विचार का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास ना बुलडोजर है ना कुछ है। मैं तो गृह मंत्रालय देखता हूं, देश की सीमाओं की सुरक्षा करता हूं। जिनका काम है वो देखे। बीजेपी 2023 से नया अध्यक्ष डिक्लेयर करने वाली थी, अब तो 2025 आ गया। 2023 ऐसा किसी ने नहीं कहा है। आप लोग आकलन लगा देते हो, आकलन झूठा साबित होता है जनता में। तो आपने कहा था, आपने नहीं किया, मगर हमने कभी नहीं कहा 2023, कभी नहीं किया, कभी नहीं कहा है। वो हो जाएगा। सबसे रेगुलर चुनाव कराने वाली पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी है। हमारे जिला स्तर के चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो एक इकाई है। हमारे यहाँ बूथों के, लाखों बूथों के चुनाव हो गए। तहसील तहसील भारतीय जनता पार्टी, मंडल के चुनाव हो गए, जिलों के हो गए, स्टेट के भी कमोबेश सब ये 4-5 दिन में डिजाइन है, सब हो जाएगा 80%। तो हमारे चुनाव समाप्ति में तो अध्यक्ष का भी हो जाएगा। 100 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन रहा? क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सवाल जवाब इस मुद्दे पर उठते हैं, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर में भी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कंट्रीब्यूशन को नापने का ना कोई सिस्टम बना है, न इस स्केल के योगदान को नापने की कोई पद्धति है। एक नागरिक को अच्छा नागरिक बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के विकास के लिए हो ही नहीं सकता। और 100 साल से करोड़ों लोग ऐसे तैयार किए जो जहां गए, सरकार की नौकरी में गए, चार्ट अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, राजनीति में गए, मजदूर क्षेत्र में गए, धार्मिक क्षेत्र में गए, जहां गए एक देशभक्त नागरिक के रूप में उन्होंने काम किया है। और संघ का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके नाप की कोई फुटपट्टी ही नहीं है। मैं तो खुद स्वयंसेवक बना हूं, मुझे मालूम है सोच को किस तरह से स्ट्रक्चर, मेरी सोच किस तरह से स्ट्रक्चर हुई है, किस तरह से एक दिशा में गई है। बहुत सारे आयामों को एक साथ रखकर, देशभक्ति को मध्य में रखकर, केंद्र में रखकर कैसे सोचा जा सकता है, ये मैंने देखा है। अब ये